नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। सेशन की शुरुआत हम लोग 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइन सुंदर सी दी गई है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपने आंखों में रखो। मतलब आपको लक्ष्य जो अपने लिए लक्ष्य बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। यकीन मानिए आप सफल होकर ही रहेंगे। इसी क्रम में सिर्फ आपसे इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आज का सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज रिवीजन का सीरीज है और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष है केवल उन्हीं पर बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है? तो हड्डियों का कमजोर हो जाना यह संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस से। अगर बात करें यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी की विटामिन, कौन सा विटामिन है जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए जाना जाता है? तो विटामिन डी। और अगर बच्चों में बात की जाए, बच्चों में हड्डियों की कमजोरी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। साथ ही साथ अगर वयस्कों की बात करें तो यहां पर ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। अगर हम बात करें अस्थियों की तो आपको याद रखना है अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है और मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जो है उसे फीमर के नाम से जाना जाता है और सबसे छोटी हड्डी जो है ये कान की हड्डी है, इसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। और हड्डियों की मजबूती या हड्डियों की मजबूती के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? तो आपको यह ध्यान रखना है विटामिन डी जो है यह आवश्यक होता है हड्डियों की मजबूती के लिए। साथ ही साथ कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है हड्डियों की मजबूती से। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मित्रों यहां देखना है यह संस्करण कौन सा होगा? यह 5वां संस्करण होगा जो कि मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाना है, मध्य प्रदेश के 6 शहरों में। अगर हम बात करें इससे पहले कब खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में 4था संस्करण आयोजन किया गया था। इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया गया था। आपको याद रखना है, साथ ही साथ याद रखना है इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? तो इसका शुभंकर धाकड़ था। और अगर हम बात करें कि पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? तो हरियाणा था। अब इसी क्रम में अगर हम बात कर लें कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ है? तो 2018 में प्रारंभ किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम को। अगर हम बात कर लें यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यूनिवर्सिटी गेम पूछा जाए तो इसका दूसरा संस्करण आयोजन किया गया था। और कहां किया गया था? तो इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। जिसका शुभंकर क्या था मित्रों? तो इसका शुभंकर वीरा था। और अगर हम बात करें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, कौन सा खेल रहा है? तो इसमें जैन यूनिवर्सिटी जो है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पदक तालिका में पहले स्थान पर रही है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 36वां राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हाल ही में समाप्त हुआ है। तो इसका आयोजन कहां किया गया था? तो गुजरात राज्य में आयोजन किया गया था। जिसका शुभंकर क्या था मित्रों? इसका शुभंकर सावज था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में मिशन लाइफ का प्रारंभ किया गया है? देखिए यहां आपको ध्यान रखना है मिशन लाइफ, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिशन लाइफ का संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखें इसका संबंध जो है यह गुजरात राज्य से है। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ अगर गुजरात से कुछ मुख्य बातों को देखें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाए कि गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र पटेल जी हैं और राज्यपाल के बारे में बात किया जाए तो आचार्य देवव्रत जी हैं। साथ ही साथ 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन
गठन हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य ऐसे हैं जो अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। साथ ही साथ गुजरात से आपको ध्यान देना है, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। और एशियाई शेर, आपसे पूछा जाता है कि एशियाई शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर भारत के गिर नेशनल पार्क में, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है, पाया जाता है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में किस देश के लोगों को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है? तो ये यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? यूक्रेन की राजधानी कीव है। और किस नदी के तट पर स्थित है? नीपर नदी के तट पर स्थित है। और यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो शांति बहाल रखने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए इस पुरस्कार को यूक्रेन के नागरिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में कहां पर जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो यहां देखिए, यहां पर आपका जो विकल्प सही होगा, यह विकल्प होगा दिल्ली। कहां से? दिल्ली में आयोजन किया गया। और इसका संस्करण कौन सा था मित्रों? तो आपको जरूर याद रखना है, इसका संस्करण 14वां संस्करण था। और जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम दिल्ली से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो जनजाति हैं उनकी संस्कृतियों को जो युवा हैं उनमें प्रसारित करना, या जो जनजातीय संस्कृतियां हैं उनके बारे में जागरूकता को प्रसारित करना मुख्य उद्देश्य है। अगर आपसे बात की जाए कि केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी जो है मित्रों, ये यहां जनजातीय केंद्रीय मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ जनजातियों के विकास के लिए एक योजना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, गोल कार्यक्रम या गोल योजना का संबंध किसके विकास से है? तो गोल योजना का संबंध जनजातीय लोग जो हैं उनके विकास से संबंधित है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि 2022 में सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बारबरा मेटकाफ को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? बारबरा मेटकाफ को प्रदान किया गया है। आपको इसको जरूर याद रखना है, सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम लीज ट्रेस था, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय की प्रधानमंत्री या सबसे कम समय का कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो लीज ट्रेस का रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, हाल ही में ब्रिटेन की सम्राज्ञी जो 7 दशक के बाद इनका मृत्यु है, तो इनका नाम क्या है? आपको याद रखना है, एलिजाबेथ द्वितीय हैं, जिनका हाल ही के दिनों में निधन हो गया है। और आपको यह भी याद रखना है कि यहां ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन के नए किंग के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है कि एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो सुएला ब्रेबरमैन को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बीटल की एक प्रजाति का नाम नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है? तो आपको ध्यान रखना है, टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है। और ये किस देश से संबंधित है? सर्बिया से संबंधित है। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड जो है मित्रों, ये सर्बिया की राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक टेनिस के ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? तो मित्रों ये स्पेन से संबंधित हैं। साथ ही साथ 2022 का
ऑस्ट्रेलिया ओपन, साथ ही साथ फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है पुरुष वर्ग में? तो राफेल नडाल ने जीता है। जबकि बात करें नोवाक जोकोविच की, तो दूसरे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन टेनिस खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच हैं। और ये किस देश से संबंधित है? सर्बिया देश से संबंधित हैं। इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? टोटल 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। जबकि राफेल नडाल ने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और अगर वर्तमान समय में पूछा जाए टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी पुरुष वर्ग में कौन है, तो स्पेन का कार्लोस अल्कराज हैं। और महिला वर्ग में अगर बात करें तो पोलैंड की इगा स्विएटेक हैं, जिन्होंने हाल ही में यूएस ओपन जो कि लास्ट टेनिस है उसका खिताब जीता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए यहां जो सही हमारा विकल्प होगा ये हैदराबादी हलीम है। हैदराबादी हलीम को जीआई का मोस्ट पॉपुलर जीआई प्रदान किया गया पुरस्कार। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमको 2 प्रश्न और भी याद रखने हैं। जैसे पहला कि जीआई महोत्सव, जीआई महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो इसका आंसर जो है मित्रों ये वाराणसी है। कहां है? वाराणसी में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया। और यहीं पे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार किसे दिया गया? हैदराबादी हलीम को दिया गया। अगर हम बात करें कि जीआई टैग अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, तो अधिनियम 1999, अधिनियम 1999 के अंतर्गत जीआई टैग दिया जाता है। साथ ही साथ पहली बार कब दिया गया जीआई टैग? 2004-5 में भारत में पहली बार दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग के रूप में यहां पर दिया गया भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो यह नवी मुंबई में किया गया। यहां इस स्पाइस कांग्रेस का मतलब है मसालों के प्रति जागरूकता को प्रसारित करना, जो कि कहां आयोजित किया गया? नवी मुंबई में आयोजित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन होता है। आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस जो हैं ये पुर्तगाल के हैं और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं। अगर बात की जाए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है मित्रों, तो 193 सदस्य देशों की संख्या है। और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी मैसिडोनिया जो है ये नवीनतम सदस्य देश के रूप में है। अगर बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में स्थित है। और एकमात्र संयुक्त राष्ट्र का भाग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना स्थित होकर द हेग में स्थित है, आपको याद रखना है, जो कि नीदरलैंड का शहर है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहे किस भारतीय को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है ऋषि सुनक को चुना गया है। और ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं ऋषि सुनक। और इनके दादा दादी जो हैं ये पंजाब जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान से संबंधित है, यहां के निवासी थे, या आप ऐसा कह सकें कि ये यहां से संबंधित थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है बोरिस जॉनसन के शासन के समय ये वित्त मंत्री कौन थे? तो ऋषि सुनक जी थे। साथ ही साथ लीज ट्रेस ने किसे पराजित करके प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनी गई थी? तो ऋषि सुनक जी को ये पराजित करके चुनी गई थी। और आपको ध्यान रखना है हाल ही में इन्होंने गृह मंत्री के रूप में किससे चुना है? तो गृह मंत्री के रूप में सुएला ब्रेबरमैन को चुना है, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है, हाल ही में अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहां से किया गया? तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से, जिसका नाम व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम
कलाम द्वीप के नाम से जाना जा रहा है। तो यहां से किया गया इसका सफल परीक्षण, और किसके द्वारा किया गया, तो ये इसरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा किया गया। अब आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर शोभनाथ जी जो हैं ये वर्तमान में इसरो के प्रमुख के रूप में हैं। अगर बात करें इसरो की स्थापना की दोस्तों, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला है हाल ही में चर्चा में रही किस देश की मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एना मेवोंग पहली एशियाई अमेरिकी महिला बनी गई हैं। तो ये अमेरिका की जो मुद्रा है इस पे इनकी जो इस मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली ये पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं, और ये मूल रूप से चीनी अमेरिकी हैं। कौन है, चीनी अमेरिकी हैं, आपको ध्यान रखना है। और इनका नाम क्या है, आप नाम याद रखें। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका की मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला एशियाई अमेरिकी महिला कौन है, तो आपको ध्यान रखना है एना मेवोंग है, जो कि मूल रूप से चीनी अमेरिकी महिला के रूप में है। अगर बात हो रही है अमेरिका की, तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो पोटामैक नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ यहां के राष्ट्रपति कौन है, तो जो वाइडेन जी जो हैं ये राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति के रूप में पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस। कौन है, कमला हैरिस जी जो हैं यहां की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितने स्थलों सहित स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू करने की योजना की गई है, तो ये 15 स्थल हैं। या आप कहें 15 राज्यों के स्थलों को चिन्हित किया गया है स्वदेश दर्शन योजना में। सबसे पहले यहां ये जाने कि ये 2.0 की बात हो रही है दोस्तों, तो यह योजना स्वदेश दर्शन योजना कब प्रारंभ की गई थी पहली बार, तो पहली बार 2014-15 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और भारत को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा, या भारत में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां 2.0 में इसमें 15 राज्यों को चुना गया है जहां पर पर्यटन स्थलों को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 27 सितंबर। कौन सा दिन मित्रों, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में बात की जाए तो 25 जनवरी को, कब, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूका पाइका नदी चर्चा में रही, इसका संबंध किस राज्य से है, तो ये सूका पाइका नदी जो है ये उड़ीसा राज्य में है। और 1949 ईस्वी में इसे सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के कारण काफी समय पहले ये सूख चुका था, और उड़ीसा सरकार के द्वारा इसका जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी कारण ये चर्चा में रही है, और ऐसे प्रश्न बनने की संभावना प्रबल होती है जो कि पहले चर्चा में होते हैं और वर्तमान समय में भी चर्चा में बने रहते हैं। अगर बात करें उड़ीसा की, तो आपको याद रखना है पहले इसे उत्कल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। उड़ीसा को उत्कल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी जो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में है। अगर बात करें आर्द्र भूमि की मित्रों, तो आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की जाने वाली भारत का पहला भूमि स्थल कौन सा है, तो यह चिल्का झील है। कौन सा झील है, चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है पुरी रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है, तो पुरी रथ यात्रा का संबंध भी उड़ीसा राज्य से है, जो कि जगन्नाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना
का महासचिव किसे चुना गया? तो यहां देखिए ये सी जिनपिंग होगा सही इसका आंसर। तो आपको ध्यान यह भी देना है कि तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में, तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में सी जिनपिंग को चुना गया है। तो यह प्रश्न जरूर सारे लोगों को पता होगा, लेकिन अगर वहां से आप पूछ लिया जाए कि सी जिनपिंग किस पार्टी से संबंधित हैं, यह प्रश्न थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो पार्टी है उसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जिसके तीसरी बार महासचिव चुने गए हैं और चाइना के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में सी जिनपिंग को चुना गया है। अगर बात करें चाइना की तो आपको ध्यान रखना इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग जो है मित्रों इसकी राजधानी है। साथ ही साथ अगर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देखा जाए तो संघाई इसकी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। अगर बात करें यहां चीन से तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंग हो नदी, हुआंग हो नदी, या इसी को पीली नदी, पीली नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांग नदी है जो कि चीन से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैक-मोहन रेखा जो है मित्रों ये भारत और चीन को अलग करती है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया? देखिए यहां पर आपसे प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि फीफा महिला विश्व कप का शुभंकर क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए तजुनी जो है इसका शुभंकर है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किन देशों के द्वारा इसके शुभंकर को अनावरण किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कौन? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब बात हो रही है फीफा की, तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में भारत में आयोजित हो रहा है अंडर 17 महिला विश्व कप, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है भारत के 3 राज्यों में, पहला गोवा है, दूसरा मुंबई है, तीसरा आपका उड़ीसा राज्य है। इन 3 राज्यों में इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 2022 में फीफा का विश्व फुटबॉल का आयोजन कहां किया जाना है? तो ये दोहा कतर में किया जाना है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर नोट डाउन करें कि विश्व फुटबॉल, फीफा का विश्व फुटबॉल का आयोजन कहां होगा 2022 का? तो दोहा कतर में होगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है एशियाई फुटबॉल कप, एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन कहां किया जाना है? तो इसका आयोजन मित्रों पहले चीन में आयोजित किया जाना था, लेकिन चीन में कोविड फैलने के कारण यहां से इसको स्थगित कर दिया गया और इसका आयोजन भी दोहा कतर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? दोहा कतर में किया जाएगा। आपको याद रखना है हाल ही में भारतीय फुटबॉल संघ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे जी हैं, जिनको चुना गया है भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो यहां आपको संख्या सिर्फ याद रखनी है, कितनी है? ये 15.76 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले कहां का था? हरिद्वार का था। और हरिद्वार किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। कहां से मित्रों? उत्तराखंड से संबंधित है। इससे पहले सर्वाधिक दिए जलाने का रिकॉर्ड उत्तराखंड को प्राप्त था, उत्तराखंड के हरिद्वार को। अगर बात करें नीति आयोग की दोस्तों, तो हाल ही में नीति आयोग ने किसे आकांक्षी जिला के रूप में चुना है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार को आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये देहरादून में इसका आयोजन किया गया। और आपको याद रखना है आकाश फॉर लाइफ जो है ये किस पर आधारित है? तो जो मानव शरीर है इसकी संरचना जो 5 महाभूतों से मिलकर बना है, इसी से संबंधित है आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन, जो कि देहरादून में आयोजित किया जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला है प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यहां से आपको
ध्यान रखना है कि पोलियो किस प्रकार की बीमारी है, तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। और कैसे फैलता है, तो संक्रमित भोजन या संक्रमित जल से या संक्रमित जल से फैलने वाली बीमारी है और वायरस के द्वारा फैलने वाली है। इसके वायरस का नाम क्या है, तो पोलियो वायरस इसका नाम ही है। साथ ही साथ आपको याद रखना है वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। क्या कहा जाता है मित्रों, वायरोलॉजी जो है ये वायरस के अध्ययन को कहा जाता है। यहां से एक प्रश्न याद रखें, पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, तो जोनास साल्क के द्वारा खोजा गया था 1952 ईस्वी में। अगर हम बात करें पोलियो का ड्राफ्ट किसके द्वारा खोजा गया था, तो आपको याद रखना है डॉक्टर अल्बर्ट सेविन के द्वारा खोजा गया था, जो कि 1961 ईस्वी में। साथ ही साथ अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पोलियो मुक्त भारत कब घोषित किया गया था, तो 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। और पोलियो किसको प्रभावित करता है या मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो विकलांगता। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला कौन सा रोग है, ये पोलियो रोग है। और आपको याद रखना है कि वायरस के द्वारा होता है, तो आपको कुछ ऐसे रोग और भी याद रखने हैं जो कि वायरस के द्वारा होता है, जैसे मिजल्स है, जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे रेबीज है, जैसे एड्स है, जैसे जीका है। और अभी महामारी में आप सभी लोगों ने देखा है जो कि कोविड वायरस है, यह भी वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रंप, आपको नाम से ही इसका आंसर मिल जाएगा, टाइगर ट्रंप अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि जो बाइडेन जी के पहले यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे, तो डोनाल्ड ट्रंप थे। तो आप वहां से रिलेट कर लें, टाइगर ट्रंप नौसैनिक अभ्यास भारत और किसके बीच में, भारत और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किनके बीच में होता है, तो भारत और यूएसए के बीच में होता है। इसी तरह आपको याद रखना है युद्धाभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है, युद्धाभ्यास अभ्यास किसके साथ होता है, भारत और यूएसए के बीच में होता है। आपको याद रखना है मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार ये क्वाड देशों की पहल है, क्वाड देशों की संकल्पना किसकी थी, तो आपको याद रखना है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की पहल थी क्वाड देशों की संकल्पना। और कब बनाया गया था, 2007 में बनाया गया था। और कितने देश शामिल है, 4 देश, यूएसए शामिल है दोस्तों, साथ ही साथ जापान शामिल है, जापान शामिल है और इंडिया शामिल है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों के समूह को क्या नाम से जाना जाता है, क्वाड देश के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चर्चा में है, आपको एक समूह याद रखना है I2U2 यह हाल ही की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है, तो आपको पुनः रिकॉल कर लेना है। I2 का मतलब यहां को आपको ध्यान रखना है इंडिया और इजराइल। U2 का मतलब यहां आपको याद रखना है अमेरिका, यूएसए, साथ ही साथ आपको याद रखना है यूएई। या आपको याद रखना है I2U2 में कौन देश शामिल हैं, 4 देश शामिल हैं। ये क्वाड देशों जैसी संकल्पना इसकी भी है, भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। आइए इसी क्रम में अगला देखें। अगला है, हाल ही में यूएसए स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द आबुर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है, तो स्वदेश चटर्जी जी हैं। और इनको किस कारण यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारत और अमेरिका के जो राजनीतिक व्यापार हैं या राजनीतिक संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता लाना या उनको और ज्यादा मजबूत बनाना, इसी के क्षेत्र में कार्य किए जाने के कारण इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, निरशस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा, तो मित्रों ये 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और ये किस संस्थान के द्वारा
मनाया जाना है, तो आपको जरूर याद रखना है यहां से कि यह यूएन की एक संस्था है जिसे यूनाइटेड नेशन निशस्त्रीकरण आयोग के नाम से जाना जाता है। इसी की पहल है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि विश्व में कम से कम हथियारों का उपयोग हो और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में शतरंग चक्रवात का प्रभाव कहां देखा गया? अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चक्रवातों से प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर बनते हैं। तो देखिए इसका प्रभाव देखा कहां गया? बंगाल की खाड़ी में आया और 2018 जो कि 2018 में तितली नामक एक चक्रवात आया था, इसके बाद सबसे ज्यादा प्रबलता वाला चक्रवात कौन सा है? तो यह शतरंग है। अब यहां से एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि शतरंग चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो यह थाईलैंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा किया गया है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एक चक्रवात आया था गुलाब। कौन सा? गुलाब। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें इससे पहले असनी नामक चक्रवात आया था, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? श्रीलंका के द्वारा किया गया था। और असनी का अर्थ क्या होता है? क्रोध। इसका अर्थ होता है असनी का। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा सबसे बड़ा तीसरा निर्यात बाजार वाला देश कौन सा बना है? तो ये नीदरलैंड बना है। और इसने किसे पछाड़ दिया है? तो चीन को पछाड़ दिया है। और भारत के साथ निर्यात के लिए सबसे बड़े देश के रूप में कौन उभरा है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम जो है मित्रों, इसकी राजधानी है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में गुजरात में नववर्ष का शुभारंभ किस रूप में किया गया? तो हमारे भारत देश जो है ये संस्कृतियों का देश कहा जाता है। तो यहां तमाम सारे फेस्टिवल हैं और उन फेस्टिवलों से कहीं ना कहीं संस्कृति जुड़ी हुई है। और गुजरात में नव वर्ष का शुरुआत जो होता है ये वेष्टु वर्ष के दीपावली के बाद से वेष्टु त्योहार मनाया जाता है और उसी के बाद से नव वर्ष की शुरुआत होती है। और दीपावली के बाद ही ये अपने जो सगे संबंधी होते हैं इनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं। अगर हम बात करें इसी तरह से नवरोज है, आपको ध्यान रखना है ये पारसी समूह में यहां नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो नवरोज त्योहार से होता है। ठीक इसी तरह से आपको याद रखना है बैसाखी त्योहार में, बैसाखी त्योहार से सिख जो समुदाय है यह अपने नए वर्ष की शुरुआत को मानता है। यह कुछ महत्वपूर्ण कला संस्कृति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद रखें, रिकॉल रखें। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे चुना गया है? तो यह पांथेर पांचाली को चुना गया है। यहां से एक आप महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखना है कि यह किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो सत्यजीत रे जी द्वारा इसको क्या किया गया है? निर्देशित किया गया है। और इसके द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा भारत की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला आपका प्रश्न है, प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यह किस मंत्रालय की पहल है? तो आयुष मंत्रालय की पहल है। अब ध्यान रखना है कि केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं ये केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। यहां आपसे आयुष जो शब्द है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें ए की तो इसका मतलब है आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है ए, और वाई का मतलब यहां योग है, यू का मतलब यहां यूनानी है, यस का मतलब यहां सिद्धि है और यच का मतलब यहां होम्योपैथी है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। चौथा संस्करण था, तो ये 8वां संस्करण था और कर्नाटक के मैसूर में इसका आयोजन किया गया था। पहले कब प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहला योग दिवस 2014 में इसे प्रारंभ किया गया, लेकिन 2015 में इसे पहली बार आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने LVM3, आप इसका फुल फॉर्म जरूर जाने, इसका फुल फॉर्म है लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। अगर आप याद कर पा रहे हो तो हम लोगों ने हाल ही में पढ़ रखा था GSLV MK3, इसी का एडवांस वर्जन है LVM3, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। अब यहां विशेष क्या है? क्योंकि
यहां GSLV-M के थर्ड में जो ईंधन का उपयोग होता था वो ईंधन का टाइप कम था। यहां पर LMV मार्क 3 में 3 प्रकार के ईंधन का उपयोग किया गया है। पहला क्या है? क्रायोजेनिक ईंधन। साथ ही साथ दूसरा क्या है? द्रवित ईंधन का उपयोग किया गया है। और तीसरा जो है ये ठोस। तीनों प्रकार के ईंधनों का उपयोग किसमें किया गया है? तो LVM मार्क 3 में किया गया है। और ये किसकी पहल है? इसरो की पहल है, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा देश का 33वां, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट डाउन करें और याद रखें क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए दिया गया 33वां हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई। तो यहां 2 प्रश्न आपको याद रखना है। पहला तो प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में भारत में हाथी रिजर्व केंद्र कितने हैं? तो आप ध्यान रखें 33 रिजर्व केंद्र हैं। और ये 33वां है कौन? तो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतर्निया घाट जो है यहां से, और जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है यहां के कुछ एरिया को लेकर तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व के नाम से या हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और यह देश की 33वीं हाथी रिजर्व होगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितना होगा, तो उत्तर प्रदेश में दूसरा होगा। अब पहला हर कोई याद कर लेगा दोस्तों, लेकिन आपको दूसरा हर कोई याद कर लेगा क्योंकि चर्चा में है। लेकिन अगर पहला पूछ लिया जाएगा तो तमाम सारे लोगों के विकल्प जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप पहला भी याद रखें, सहारनपुर और बिजनौर से संबंधित एक स्थल है शिवालिक। कौन सा स्थल है मित्रों? शिवालिक। ये उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया था, आप जरूर याद रखें। साथ ही साथ यहां से पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? तो 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, हाथियों का देश या सफेद हाथियों के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश या हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आपको जरूर याद रखना है। देखिए दिया गया हाल ही में चर्चा में रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया? यह म्यांमार देश होगा। अब कुछ मुख्य बिंदु जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क से हम देखें तो इसे शॉर्ट में FATF के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगर बात करें इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो सिंगापुर के टी राजा कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में FATF के प्रमुख हैं। अगर बात करें FATF कितने प्रकार की लिस्ट जारी करता है, तो दोस्तों 2 प्रकार की लिस्ट जारी करता है। एक ग्रे लिस्ट जारी करता है, साथ ही साथ दूसरा जो है ये ब्लैक लिस्ट जारी करता है। ये 2 लिस्ट जारी करने की जरूरत क्या है मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य जो है ये टेरर फंडिंग, साथ ही साथ आतंकवादियों को पनाह देना या उनको संरक्षण प्रदान करना। अगर कोई देश ऐसा पाया जाता है तो इसके द्वारा सबसे पहले इसे ग्रे लिस्ट में, और अगर उसमें सुधार ना की जाए तो उसे ब्लैक लिस्ट में जारी किया जाता है या ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और भी होना चाहिए कि अभी तक विश्व के कितने देश ऐसे हैं जो कि FATF के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं? तो मित्रों ये 3 देश हैं। कौन है? आपको याद रखना है, कोरिया है, साथ ही साथ ईरान है, और आपको याद रखना है तीसरा जो है ये म्यांमार। कौन है? म्यांमार है। लेकिन यहां से आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, ब्लैक लिस्ट में शामिल किसे किया गया? तो म्यांमार को शामिल किया गया, लेकिन एक देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया लंबे समय के बाद। 2018 से 4 वर्षों के बाद इसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। वो कौन सा देश है? वो पाकिस्तान है। इसको ग्रे लिस्ट से बाहर भी किया गया। आपको इतनी चीजें जरूर रिलेट करना है, याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये प्रश्न बनने वाले हैं। अगला है, हाल ही में रिलायंस जियो के द्वारा किस राज्य में 5G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई है? तो नाथ द्वारा राजस्थान से संबंधित है। यहां पर आकाश अंबानी
अंबानी के द्वारा 5G सेवा प्रारंभ किया गया और 4G सेवा भी यहीं से नाथ द्वारा राजस्थान से प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर भारत में बात किया जाए किसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था 5G सेवा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है कितने कंपनियों को इसको लाइसेंस दिया गया, तो 3 कंपनियों को, वोडाफोन, आइडिया जो कि सबमर्ज हो गई हैं, साथ ही साथ आपको एयरटेल और जियो, ये 3 कंपनियां हैं जो 5G सेवा के लिए लाइसेंस दी गई हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता पहले भारतीय कौन है, तो अमन सहरावत हैं। कौन है? अमन सहरावत हैं। अब सबसे पहले ये जाने कि इसका आयोजन कहां हो रहा है, तो इसका आयोजन मित्रों स्पेन में हो रहा है। स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों? मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार कहां स्थित है, तो मेसेटा का पठार स्पेन देश में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, तो स्पेन से है। आपको याद रखना है कार्लोस अलखराज जो कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी वर्तमान में हैं, ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये स्पेन से संबंधित हैं और मात्र इनका जो उम्र है ये 19 वर्ष की अवस्था में ये दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में किस भारतीय संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया, तो आपको याद रखना है IIT मद्रास जो है इसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मान से 2021-22 से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है टाइम्स हायर के द्वारा आपको याद रखना है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय चुना गया है, तो 1 से लेकर 250 तक के सूची में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का स्थान नहीं है, लेकिन 251 से लेकर 300 के बीच में मात्र एक विश्वविद्यालय जो कि IISc बेंगलुरु है, इसका स्थान है। आप इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत का सबसे उच्च स्तर का जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, वो IISc बेंगलुरु को चुना गया है टाइम्स हायर के द्वारा। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा संसद के सदस्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक हो गया, तो यह न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां पर पुरुषों की संख्या कितनी है, 59 है, और महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो यह 60 है। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक प्रश्न और याद रखें कि महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड है। कब दिया था? 1893 ईस्वी में दिया था। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें मित्रों कि भारत में वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो 78 महिला सांसद जो वर्तमान में भारत की संसद में स्थित हैं। और ये कौन सी संसद? ये 17वीं लोकसभा की बात हो रही है। अगर हम बात करें प्रतिशत के हिसाब से तो 14.30% हिस्सेदारी महिला सांसदों की भारतीय संसद में है। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में थुंडी तट और कदमत तट को नीले समुद्र तटों के रूप में सूचीबद्ध किया गया, इनका संबंध किस राज्य से है या किस स्थल से है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप जो है इसका यहां पर 2 तट हैं, एक थुंडी तट है, दूसरा कदमत तट है। इनको ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया। अभी तक भारत में कितने ब्लू फ्लैग प्रमाण तट हैं, तो 12 प्रमाण तट जो हैं ये ब्लू फ्लैग प्रमाण तट प्रदान किए जा चुके हैं। साथ ही साथ लक्षद्वीप से संबंधित अगर देखें तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है और 36 में केवल 11 द्वीपों पर ही मानव बस्ती है, बाकी सभी निर्जन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली कौन सा चैनल है, तो ये 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है। जबकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, तो ये 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। यहीं से प्रश्न पूछा जाए मिनिकॉय और मालदीव
को अलग करने वाली कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और किसको अलग करता है? मालदीव को अलग करता है। आपसे पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है जिसे बैरन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, यह कहां पर स्थित है? अंडमान में स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो अंडमान में स्थित है। और अंडमान द्वीप का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो सैंडल पीक है और यह कहां पर है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में COP27 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मिस्र में किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, COP1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP1 का आयोजन कहां किया गया था? जर्मनी की राजधानी दोस्तों बर्लिन। कहां? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था 1995 ईस्वी में। कब? 1995 ईस्वी में। अगर बात करें इससे पहले COP26 का आयोजन कहां किया गया था? तो ग्लासगो है ये शहर। ये कहां का शहर है? तो ये स्कॉटलैंड का शहर है। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है इसकी राजधानी। साथ ही साथ आपको याद रखना है, स्वेज नहर का संबंध किस देश से है? तो मिस्र देश से है। अगर आपसे पूछा जाए नील नदी का वरदान के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? मिस्र की राजधानी काहिरा है। क्या है? काहिरा है। मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये विनीत शर्मा है। और इनका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। और पहले मध्य प्रदेश के पहले ये मिस्टर इंडिया विजेता हैं। कौन है? विनीत शर्मा। अब यहां बात हो रही है आपको मिस्टर इंडिया से, तो आपको जरूर याद रखना है मिस इंडिया कौन है? मिस इंडिया कौन है? तो सिनी सेट्टी जो है मित्रों, ये वर्तमान में मिस इंडिया है। अगर बात करें मिस यूनिवर्स वर्तमान में कौन है? तो हरनाज संधू हैं। और ये भारत की हैं। साथ ही साथ आपको रखना भारत के चंडीगढ़ से संबंधित हैं। और किस क्रम की हैं? ये 17वां मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जो हुआ था इजराइल में, इसकी विजेता रही हैं हरनाज संधू। अगर बात करें मिस वर्ल्ड वर्तमान में कौन है? तो कैरोलिना है। और ये कहां से संबंधित हैं? ये पोलैंड की हैं। कहां से? ये पोलैंड की हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें यहां हाल ही में विश्व के सबसे गंदे व्यक्ति, अब यहां भी प्रश्न आप देखिए, साफ व्यक्ति का रिकॉर्ड बना वो तो चलने वाली बात है, लेकिन गंदे व्यक्ति का भी रिकॉर्ड है। तो आपको जरूर याद रखना है कि हाल ही में विश्व के सबसे गंदे व्यक्ति का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध जो है ये ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान के, इनका नाम आप जरूर याद रखें, ओमी हाजी जो हैं, इनका नाम था। और ये 94 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि इनको गंदे व्यक्ति के नाम से क्यों संबोधित किया जा रहा है? क्योंकि जीवन काल के बाद से अभी तक इन्होंने स्नान नहीं किया था, ये नहाए नहीं थे। साथ ही साथ इन्होंने जिन कपड़े को पहले शुरुआती दौर में पहन रखा था, उन कपड़े को ही ये पहने रखे थे। और अपने लोगों से इनका यह कहना था, अगर हमको स्नान करा दिया जाएगा या नहला दिया जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। इनको लास्ट समय में नहला दिया गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। और उस बीमारी का आपको ध्यान रखें कि यह जो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी से ये ग्रसित थे, जिसके कारण ये नहाने से, पानी से डरते थे। और लास्ट में इनको नहलाने के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनको विश्व का सबसे गंदे व्यक्ति का रिकॉर्ड भी, इनको पुरस्कार भी मिला है। और आपको ध्यान भी रखना है कि ओमो हाजी जो हैं, ये विश्व के सबसे गंदे व्यक्ति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया और ईरान देश से संबंधित थे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में कहां से मैं भी सुभाष हूं यह अभियान प्रारंभ किया गया? मैं भी सुभाष अभियान कहां से प्रारंभ किया गया? तो यह लेह से प्रारंभ किया गया। अब यहां आप ध्यान रखना है कि मैं भी सुभाष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है।
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां या उनके विषय में जानकारी उपलब्ध कराना या प्रेषित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह कहां से प्रारंभ किया गया? लेह से प्रारंभ किया गया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती दिवस होगा तो 125वीं जयंती होगी, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ गांधी जी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को संबोधित किया था। साथ ही साथ अगर आप ध्यान कर पा रहे हो तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी नाम से किसने संबोधित किया था? तो रूडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे मारेथन टॉय ट्रेन का संबंध किस राज्य से है? तो ये देखिए महाराष्ट्र से संबंधित है, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये काफी लंबे समय से बंद था और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुनः इसको हरी झंडी दिखाया गया है और ये पर्यटक ट्रेन है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां बात हो रही ट्रेनों की, तो आपको जरूर याद रखना है भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में रेल सेवा प्रारंभ हुई। और पहली रेल कहां से? मुंबई से थाने के लिए प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है रेल आयोग का या रेल बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेल आयोग का गठन किया गया था, रेल बोर्ड का गठन किया गया था। अगर बात करें कि रेल बजट को आम बजट से किसकी सिफारिश पर अलग किया गया था? तो एडवर्थ कमीशन की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और पुनः आम बजट को रेल बजट के साथ विलय किसकी सिफारिश पर? विवेक देवराय की सिफारिश पर किया गया था। अगर हम बात करें, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कवच प्रणाली का संबंध किससे है? तो दो ट्रेनों के टक्कर को बचाने के लिए रेलवे के द्वारा किसका इजाद किया गया है? कवच प्रणाली का इजाद किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत में वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं? 18 रेलवे जोन हैं। नवीनतम कौन सा है? विशाखापट्टनम है। और अगर बात करें केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव जी हैं, और रेल बोर्ड के सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं, ये रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस देश के साथ युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? अभी हम लोगों ने बात किया भारत और अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास होता है, साथ ही साथ मालाबार युद्धाभ्यास होता है, साथ ही साथ आपको यह बताया गया वज्र प्रहार नामक युद्धाभ्यास होता है। ये सारे कहां से होते हैं? भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है काजिंद किसके साथ? कजाकिस्तान और भारत। अगर बात की जाए खंजर की, तो आपको ध्यान रखना है किर्गिस्तान और भारत के साथ। अगर बात की जाए अल नगाह युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच में। किसके साथ? भारत और ओमान के बीच में।
बात की जाए डस्ट लिक की तो ये किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ ही साथ भारत के साथ यह युद्धाभ्यास किया जाता है। अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये शेफाली जेनूजा हैं और पहली भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है और अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति में पहली भारतीय महिला चुनी गई हैं, इसी कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है यूएनओ में अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये रुचिरा कंबोज। कौन? रुचिरा कंबोज हैं। अगर बात यहां ध्यान दें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया है तो ये नाकुंजी ओकोंजी इवेला को नियुक्त किया गया है जो कि नाइजीरिया देश से संबंधित है। ये तमाम सारी परीक्षाएं विगत वर्षों में जो हुई हैं या जो होने वाली हैं, इसमें लगातार ये प्रश्न बना रहा है, इसी कारण इसको भी आपको जरूर याद रखना है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है। अगला प्रश्न आपका अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा जयपुर हवाई अड्डा का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आपको याद रखना है जयपुर हवाई अड्डा जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। अब बात हो रही थी हवाई अड्डे की, तो दो प्रश्न आप याद रखें कि भारत का सबसे स्वच्छ या सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें कोविड चैंपियन पुरस्कार से किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया था? तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे जो व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है? तो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य को हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो यहां आप ध्यान देना है, ये हर घर जल मतलब यहां आपका सही आंसर होना चाहिए हर घर जल, नल के द्वारा हर घर जल प्राप्त कराने वाला यहां पर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये गुजरात राज्य है। इससे पहले ये तीसरा राज्य है, इससे पहले पहला राज्य के रूप में हरियाणा चुना गया है, दूसरे राज्य के रूप में तेलंगाना चुना गया है और तीसरे राज्य के रूप में आपको याद रखना है गुजरात राज्य को हर घर नल जल के रूप में चुना गया है। अब बात हो रही हर घर जल की, तो ये किस मंत्रालय की पहल है? जल शक्ति मंत्रालय की पहल है और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मिशन जल शक्ति जो है ये प्रारंभ किया गया कब? 2019 में। अगर बात की जाए हर घर जल प्रमाणित जिला कौन है? तो बुरहानपुर है। कौन है? बुरहानपुर है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहां से? मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें हर घर प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है गोवा है। और अगर यही बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में तो अंडमान निकोबार जो है ये हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। आपको इतनी बातें जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में विलय दिवस कब मनाया गया? तो 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। अब यहां आप जान गए होंगे कि विलय दिवस किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है और 26 अक्टूबर 1947 को यहां के राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। इसी कारण इसे विलय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर यहां
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखें तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जूनागढ़ को किस आधार पर मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मिलाया गया था। और अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो यह तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है, हैदराबाद को अभिन्न हिस्से के रूप में भारत कैसे बनाया गया था? तो आप याद रखें, ऑपरेशन पोलो के आधार पर हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया था 1948 ईस्वी में। अगला है, हाल ही में किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्क्स लॉन्च किया है? तो ये इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे विश्व की पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में प्रतिवर्ष सेना का इन्फेंट्री सेना दिवस कब मनाया जाता है? इन्फेंट्री सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इन्फेंट्री सेना दिवस जो है यह 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 27 अक्टूबर और इन्फेंट्री सेना से क्या संबंध है? तो आपको याद रखना है, यह पैदल सेना 27 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर में पहुंचती है और ये रक्षा करती है, किससे? पाकिस्तान से रक्षा करती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसी दिन शौर्य दिवस के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब यहां बात हो रही जम्मू कश्मीर की, तो आपको जरूर याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर को अभिन्न हिस्सा बनाया गया, वह दिवस कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर साथ ही साथ लेह लद्दाख को दो केंद्र शासित राज्यों के रूप में घोषित किया गया। और किस अनुच्छेद को हटाकर? अनुच्छेद 370। कौन? अनुच्छेद 370 को हटाकर। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं, तो मनोज सिन्हा जी जो हैं, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और अगर लेह की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर जी जो हैं यहां के उपराज्यपाल के रूप में हैं। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, जो वर्तमान में भारत के 14वें कैग के रूप में हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है? तो राजतरंगिणी में वर्णित है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपको याद रखना है, जैनुल आबेदीन को जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा छठ पूजा का पर्व कब मनाया जाता है? तो यहां देखिए, यहां आपका सही जो विकल्प है, दिवाली के बाद इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ इसको कहा जाता है कार्तिक की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक ये 4 दिवसीय पर्व है। आपको याद रखना है ये किस पर आधारित है या किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। साथ ही यह किसकी उन्नति? संतान की उन्नति, या जो संतान की उन्नति है उससे संबंधित है छठ पूजा। और बेसिकली ये कहां मनाया जाता है? तो बिहार, साथ ही साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में इस जो पर्व है इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें पहला शुरुआत जो होता है वो नहाय खाए, साथ ही साथ इसमें 36 घंटे का निर्जल जो व्रत होता है और नदी या पानी में खड़े होकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर पहला C295 MW परिवहन विमान का आधारशिला रखा गया? तो ये बड़ोदरा गुजरात में रखा गया। अब यहां पर अब हम बात करें कि ये चर्चा में क्यों है C295 MW परिवहन, तो ये 100% स्वदेशी होगा। और ये कब तक बन जाएगा? तो 2026 तक इसे
तैयार करने की योजना बनाई गई है। अब इसी क्रम में आपको याद रखना है INS विक्रांत, INS विक्रांत, यह भी 100% स्वदेशी है और किसके द्वारा? ये कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है और इसे भारतीय नौसेना को कब समर्पित किया गया या कमीशन किया गया? तो 2 सितंबर 2022 को इसे कोच्चि शिपयार्ड से इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगर हम बात करें यहां तो आपको ध्यान रखना है नेवी के फ्लैग में भी परिवर्तन किया गया। छत्रपति साहू जी महाराज के स्तंभ को या उनके मोहर को यहां पर नेवी के जो पताका है इसमें शामिल किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला ओरल वैक्सीन। और ये वैक्सीन किसके लिए होगा? कोविड के लिए होगा। आपको याद रखना है कि कोविड के वायरस का नाम क्या है? तो SARS-CoV-2 जो है ये इसका वायरस का नाम है और ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मुख्यतः यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला यह वायरस है और यह पहला ओरल वैक्सीन है जो कि कहां पर किया गया है शुरुआत? चीन के वुहान में। कहां? चीन के वुहान में, जो कोविड है, कोविड की शुरुआत भी चीन के वुहान से मानी जाती है और यहीं पे ओरल दवा जो है इसकी शुरुआत भी की गई है चीन के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आकांक्षा व्यवहारे ने खेलो इंडिया भारोत्तोलन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अब देखिए प्रश्न में ही उत्तर यहां एक और छिपा हुआ है, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। तो ये कितने किलोग्राम में है? 40 किलोग्राम में। कितने? 40 किलोग्राम में इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है जो कि कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अब महाराष्ट्र से याद रखना है यहां के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी जो है यहां के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। और भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो राहुल नार्वेकर हैं जो कि किस राज्य से संबंधित हैं? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा समृद्धि 2022-23 योजना का संबंध किससे है या किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह दिल्ली से है और आपको ध्यान रखना है समृद्धि यहां 2022-23 इसका जो उद्देश्य है विगत 5 वर्षों में जिन भी व्यवसायी या उद्यमियों ने अभी तक टैक्स नहीं दिया है उनको पुनः अवसर दिया गया है मार्च 2023 तक का और वो अपने टैक्स को भर सकते हैं, जिसमें जो टैक्स का ब्याज है और जो पेनाल्टी लगी हुई है उनको छोड़कर ये रियायत दिया गया है कि आप समृद्धि योजना के तहत विगत 5 वर्षों का जो टैक्स बकाया है उसको बिना ब्याज के और बिना पेनाल्टी के जमा कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कहां से की गई है? नई दिल्ली से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के बीच प्रारंभ किया गया? तो सिंगापुर और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो यह युद्धाभ्यास सिम्बेक्स होता है। इसी तरह से सूर्य किरण युद्धाभ्यास अगर आपसे पूछा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में होता है, भारत और नेपाल। अगर पूछा जाए मित्र शक्ति या आपसे पूछा जाए स्लीनेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है कौन सा युद्धाभ्यास? श्रीलनेक्स और मित्र शक्ति। जबकि संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर युद्धाभ्यास ये होता है बांग्लादेश के साथ। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए यहां 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हो रही है। तो फिजी एक देश है जिसकी राजधानी सुबा है, यहां पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब ये बात हो रही 12वां की, तो आपको याद रखना है पहला हिंदी। कभी कभी परीक्षाओं में
जो करंट का है उसे ना पूछकर जो पहला हुआ है उसको पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखें, पहला हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 में पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर, कहां? नागपुर में आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें, एक प्रश्न पूछा जाता है, राजभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 343 में राजभाषा के रूप में हिंदी वर्णित है। अगर बात करें भाषा की दोस्तों, तो भाषा किस भाग में वर्णित है? तो भाग 17 में भाषा है। और यहीं अगर अनुसूची की बात कर ली जाए तो अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है। वर्तमान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो आपको याद रखना है, वर्तमान में 22 भाषाएं वर्णित हैं। और यहीं अगर मूल संविधान की बात की जाए, मूल अनुसूची में कितने, अनुसूचियों में मूल संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन था? तो 14 भाषाओं का वर्णन था। साथ ही साथ यहां ध्यान रखना है, 10 जनवरी को पहला हिंदी सम्मेलन होने के कारण विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। साथ ही साथ एक प्रश्न याद रखना है, विश्व हिंदी संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? तो मॉरिशस में हिंदी संग्रहालय, विश्व हिंदी संग्रहालय की स्थापना की गई है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में F1 फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। और ये आपको ध्यान रखना है, मैक्स वेरस्टेपन ने फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 का ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। अगला आपका प्रश्न है और इस सेशन का लास्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत और किस देश के बीच ओपी कृष्णा का उद्घाटन किया गया? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में ओपी कृष्णा का उद्घाटन किया गया। अब बांग्लादेश से संबंधित आपको याद रखना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहां की मुद्रा क्या है? टका जो है यहां की मुद्रा है। अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना जी जो हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ याद रखना है, भारत किस देश के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ भारत सर्वाधिक सीमा साझा करता है 4096.5 किलोमीटर का। अगर बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो जीरो लाइन के नाम से भारत और बांग्लादेश के बीच की विभाजन रेखा को जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण रिवीजन का क्लास था। उम्मीद है आपको ये सारा सेशन पसंद आएगा। और आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द यहां देखिए पुनः दिया गया है, जिससे आप मोटिवेट रहें और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा कार्यरत रहें। देखिए दिया गया है, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। आप निश्चित मानिए, असफलता से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता का दरवाजा खोलती है। इसी क्रम में आप निश्चित रूप से प्रयास करते रहिए और आप सफल होकर ही रहेंगे। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।